हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेंसल बायोलॉजी। आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम देखने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिट सेल बायोलॉजी की भी स्पेसिफिक टॉपिक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट से हम देखने वाले हैं। इसमें हम CSIR नेट गेट डीबीटी के रीसेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, दैट इज 2020 तक हम इन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज लेक्चर एंड लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड रिसेंटली। सो सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑर्डर of molecules according to their ability to diffuse across a lipid bilayer। गेट 2020 का ही क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी कि वो लिपिड बाइलेयर से किस तरीके से क्रॉस होंगे। ठीक है, यहाँ पर लिपिड बाइलेयर से कौन सा मॉलिक्यूल फटाफट क्रॉस कर पाएगा और कौन से मॉलिक्यूल को क्रॉस होने से रोका जाएगा। तो हमें पता है कि यहाँ पर ये जो लिपिड की बाइलेयर है उससे कौन सा मॉलिक्यूल फटाफट क्रॉस हो सकता है, वो मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोफोबिक। ऐसा मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रोफोबिक हो या फिर जो नॉन पोलर हो, वो मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, फटाफट क्रॉस कर जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें दिख रहा है गैसेस प्रेजेंट है, RNA प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट है। तो इन सब में से CO2 जो है वो गैस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सबसे इजीली पास हो जाएगी, तो उसकी जो मॉलिक्यूल की डिफ्यूज़ करने की एबिलिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो RNA कट कर दिया हमने, C ऑप्शन कट कर दिया और D ऑप्शन भी हमने कट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास H2O ग्लूकोज है, यहाँ पर भी क्या है, ग्लूकोज और H2O है। ठीक है, दोनों का ही रेशियो अगर हम दोनों ही मॉलिक्यूल्स को देखें तो दोनों ही कैसे होते हैं, दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और अनचार्ज मॉलिक्यूल्स है। कैसे होते हैं? अनचार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन दोनों में ही साइज का डिफरेंस आता है। H2O जो है वो ग्लूकोज के कंपैरेटिवली काफ़ी स्मॉलर साइज का होता है, तो ऑब्वियसली H2O ईजिली पास हो जाएगा। जिसका साइज छोटा होता है वो जल्दी पास करेगा एज कम्पेयर टू लार्जर साइज की जगह। तो H2O जल्दी पास हो जाएगा, वहीं ग्लूकोज उसके बाद और RNA सबसे लास्ट में, क्योंकि वो चार्ज मॉलिक्यूल होता है, काफ़ी चार्ज होता है। तो ए ऑप्शन जो है अनडाउटेडली सही है। रीसेंट क्वेश्चन था ये, 2020 का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हमारी कहानी को लेकर जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सोडियम पोटेशियम ATPase pump is found on the plasma membrane of most animal cells। A mutation in intrinsic phosphorylation site of pump is most likely to affect। यहाँ पर हमने हमारे लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कि जो ATP सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट से बना होता है। जो अल्फा सब यूनिट होती है उस पर एस्पार्टेट अमाइनो एसिड होता है विच हैज़ द कैपेबिलिटी टू गेट फॉस्फोराइलेटेड, और यहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है, ATP का यूज़ किया जाता है इसको फॉस्फोराइलेट करने का। तो अगर ये बोल रहा है कि यहाँ पर ऐसा म्यूटेशन आ गया जिसकी वजह से ये फॉस्फोराइलेट नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या असर पड़ेगा। तो ऑब्वियसली अगर ये फॉस्फोराइलेट ही नहीं हो पा रहा है, यानी कि सोडियम और पोटेशियम का मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम किस वजह से मूव कर पा रहे हैं, क्योंकि एस्पार्टेट को हम फॉस्फोराइलेट करें, इसलिए इनका नाम P टाइप पंप भी रखा गया है। इनका नाम P टाइप पंप सिर्फ इसी रीज़न की वजह से रखा गया है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है एस्पार्टेट का। तो अगर ये फॉस्फोराइलेशन ही नहीं हो पा रहा तो दोनों ही एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, दैट इज सोडियम का भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा और पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम ओनली विल बी अफेक्टेड, नो। इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम विल बी पोटेशियम विल बी अफेक्टेड, नो। बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम विल बी अफेक्टेड। ये CSIR नेट का ही अभी रिसेंट का ही था, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी रिसेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से रिलेटेड। अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल है वो सिंपली हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट होता है, वहीं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ कैरियर और चैनल, और वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, सो दैट वो मॉलिक्यूल क्या हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको ऐसे ट्रांसपोर्ट नहीं होने दे रही क्योंकि उसमें चार्ज प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इट्स रेट इज हायर देन सिंपल डिफ्यूजन। The partial coefficient of the solute is irrelevant for it. It can be saturated at high concentration of solute. It works against the concentration gradient.
सबसे पहली बात ये डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे मूव कर रहा है, यानी कि इसके अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ट्रूली 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 इनकरेक्ट हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए था, अलोंग द कंसंट्रेशन होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन आपको साफ दिख रहा है कि ये ऑप्शन कैसा है? गलत है। इट वर्क्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट डज नॉट रीचेस वी मैक्स इज। इनमें से कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो कि वी मैक्स नहीं पहुंचता है? वी मैक्स यानी कि सैचुरेशन पे नहीं पहुंचता है। एक ऐसा पॉइंट नहीं आता उसमें जिसमें जो मॉलिक्यूल है वो ट्रांसपोर्ट होना बस उसी रेट में रह जाता है। मतलब इस कंडीशन पे वो नहीं आएगा, वो बढ़ता ही जाएगा। जिस तरीके से सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन या मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से उसके डिफ्यूजन का रेट भी बढ़ रहा है। तो ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा जिसमें वी मैक्स नहीं आएगा, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट होने की स्पीड है वो एक जैसी नहीं हो सकती, वो स्टेबल नहीं हो जाएगी, बल्कि बढ़ती ही रहेगी। जैसे सबस्ट्रेट बढ़ रहा है उसके साथ साथ वो बढ़ती ही रहेगी। ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है? तो इसमें हम सबसे पहले देख लें सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाया यूनिपोर्ट्स, मूवमेंट ऑफ आयंस थ्रू आयन चैनल्स, या फिर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाया एटीपी पावर्ड पंप्स। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें सिंपल डिफ्यूजन जो है अक्रॉस द बाइलेयर उसमें कोई भी वी मैक्स वैल्यू नहीं आती। क्यों? क्योंकि इसको किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है, ये आराम से अपना इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट होता रहता है। अगर आपने यहाँ पे बहुत सारे CO2 ला दिए तो वो आराम से ट्रांसपोर्ट होगा, उसको ट्रांसपोर्ट होने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपको एक प्रोटीन चाहिए। उस प्रोटीन अगर उस पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आके बाइंड हो गए तो वो सैचुरेटेड हो जाएगा। वो बोलेगा कि अभी रुको, तुम लोग नए मॉलिक्यूल्स को बोलेगा कि तुम रुको, पहले जो मेरे पास है उनको ट्रांसपोर्ट करने दो। सेम यहाँ पर भी वही बात आएगी। और लास्ट में तो यहाँ पे तो आप ATP भी कंज्यूम कर रहे हो, तो ATP की भी अमाउंट फिर कम हो जाएगा, तो वो कांस्टेंट पे आ जाएगा। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन को ना ही तो ATP की ज़रूरत है ना ही किसी और मॉलिक्यूल की ज़रूरत है, तो वो तो फटाफट 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 पास होता रहेगा जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख पकड़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर इज नोन टू कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट ऑफ विच आयन। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो CFTR है वो इनमें से किस आयन को कंट्रोल करता है? कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, बाइकार्बोनेट को, या फिर क्लोराइड को? अगर हम यहाँ पर CFTR को देखें तो CFTR एक ABC ट्रांसपोर्टर होता है, जो कि किसका टाइप है? जो कि टाइप होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ये टाइप होता है, ATP को यूज़ करके मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोराइड के। क्लोराइड का ट्रांसपोर्ट करता है CFTR, और अगर इस क्लोराइड का ट्रांसपोर्ट ये नहीं कर पाया तो इसकी वजह से ही CFTR डिसऑर्डर हो जाता है। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। अगर हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन के बारे में चलें तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, वही अपना टिपिकल जैसा CSIR नेट क्वेश्चंस पूछता है, बिल्कुल लंबे चौड़े क्वेश्चंस। तो उस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम एंड क्लोराइड आर लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी इन डायरिया। जब हमें डायरिया हो जाता है तब हमारी बॉडी में जो बहुत सारा सोडियम और क्लोराइड है वो लॉस हो जाता है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ NaCl इन दिस कंडीशन डज नॉट इम्प्रूव द सिचुएशन। अगर आप NaCl को ही सिर्फ कंज्यूम करोगे ना तो उसकी वजह से कुछ नहीं होगा, लॉस होता रहेगा। फिर उन्होंने बोला कि व्हेन ग्लूकोज इज एडमिनिस्ट्रेटेड विद HCl सॉल्यूशन थ्रू ओरल रूट द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अलॉन्ग विद वाटर अक्रॉस एंड पेशेंट्स रिकवर्स। इसमें क्या बोला है कि जब आपने कंज्यूम किया NaCl को किसके साथ? ग्लूकोज के साथ जब आपने कंज्यूम किया तो उसकी वजह से क्या होने लग गया? एब्जॉर्प्शन होने लग गया इलेक्ट्रोलाइट्स का, यानी कि इंटेस्टाइन से क्या होने लग गया? NaCl का एब्जॉर्प्शन होने लग गया, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होने लग गया, और पर्सन जो है वो रिकवर हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर NaCl रिकवर हो रहा है तो वाटर भी एब्जॉर्ब होगा और ग्लूकोज भी ऑब्वियसली बात है इसमें एब्जॉर्ब हो ही रहा होगा। तो क्या रीज़न है कि सिर्फ आपने NaCl दिया तब तो वो एब्जॉर्ब हुआ नहीं, लेकिन जब आपने NaCl प्लस ग्लूकोज दिया तब आपने एब्जॉर्ब हो गया ये।
ये वाला जो इसका रीज़न है हमने सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट के टाइम पे देख ही लिया था कि इसका रीज़न क्या होता है। यहाँ पर बेसिकली देखें तो हम जो इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स होते हैं, एपिथेलियल यानी कि जो इंटेस्टाइन पे लाइनिंग सेल्स होंगे उसमें प्रेजेंट होता है को ट्रांसपोर्टर, जो कि यहाँ से सोडियम को भेजेगा तो उसके साथ साथ उसको ग्लूकोज को भी भेजना होता है। ये सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर होता है। तो ग्लूकोज जब होगा तभी सोडियम का साथ में ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो ये दोनों साथ में ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ग्लूकोज एनहेंसेस एटीपी प्रोडक्शन इन द म्यूकोसल सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड थस फैसिलिएट सोडियम को ट्रांसपोर्ट को, सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को। बोल रहा है कि एटीपी प्रोडक्शन बढ़ जाता है जिसकी वजह से सोडियम का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। क्या एटीपी का यहाँ पे कोई रोल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमेशा सेल के बाहर सोडियम का अमाउंट ज़्यादा होता है। हमें क्या करना है, हमें सेल से सोडियम को पास करवाना है। तो अगर हम इस सेल में सोडियम को लेकर आ रहे हैं तो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे किसी चीज़ की मूव करवाते हैं तो उसके लिए हमें एटीपी नहीं चाहिए होता है। ग्लूकोज इनहिबिट्स द डायरियल टॉक्सिन इंड्यूस्ड कैम प्रोडक्शन इन द म्यूकोसल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, कि ग्लूकोज इनहिबिट कर देता है कैम के प्रोडक्शन को, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट अगर देखिए, Na is co-transported with glucose on the apical surface of the mucosal cells of small intestine। क्या बोल रहा है कि सोडियम को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ग्लूकोज के साथ। ये बिल्कुल ही स्टेटमेंट सही है, जो कि मैंने अभी बात 2 मिनट पहले आपको बताई थी। द एपिथेलियल सोडियम चैनल्स आर एक्टिवेटेड बाय ग्लूकोज इन कोलोन। कोलोन में मतलब जो आखिरी पार्ट होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का, नहीं मतलब आखिरी मतलब रेक्टम से पहले वाला जो पार्ट होता है। तो अगर उधर तो एब्सॉर्प्शन होती नहीं है इसकी, तो उधर अगर हो भी जाएगा, उधर तो चैनल प्रेजेंट नहीं होते, उधर तो एक्टिवेशन होने नहीं वाली। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, सिर्फ आपको इसमें सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए था और आप इस सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आंसर आराम से दे सकते थे विदाउट एनी दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि आउट ऑफ द लिस्ट गिवन बिलो विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लिपिड परमिएबिलिटी। इनमें से कौन सा इंक्रीजिंग लिपिड परमिएबिलिटी के लिए बेस्ट सूटेड है। वही सेम क्वेश्चन है जो कि हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व करके चुके हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको सेम देखना है कि गैस कहाँ है। जहाँ पे गैस होगी वो सबसे ईजिली डिफ्यूज़ होगी, तो वो सबसे हायर अमाउंट में डिफ्यूज़ होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है नाइट्रोजन गैस, H2O, कैल्शियम और इथेनॉल। साफ साफ हमें दिख रहा है कि जो हमारा नाइट्रोजन गैस है वो जल्दी ट्रांसपोर्ट होगी, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। कैल्शियम, इथेनॉल, H2O, ये तीनों सोडियम से तो नाइट्रोजन गैस से तो जल्दी पास नहीं हो सकती। तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें कोई दोहराई नहीं। तो ऐसे ही आपको आंसर मिल गया। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है ये IISc का है, ठीक है, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इज इम्पेयर्ड बाय द यूज ऑफ ओबेन एंड इनहिबिटर ऑफ सोडियम पोटेशियम ATPase, इंडिकेट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसमें बोल रहा है कि आपने इंटेस्टाइन में जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन थी उसको आपने इम्पेयर कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि आपने ड्रग यूज़ की है जो कि सोडियम और पोटेशियम ATPase पंप को ब्लॉक करता है। मतलब आपने ब्लॉक किसको किया, आपने ब्लॉक किया है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को, लेकिन उसकी वजह से किसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसका रीज़न क्या है। वंस अगेन ये कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये क्वेश्चन आ रहा है। आप देख सकते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक एपिथेलियल सेल प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ल्यूमेन प्रेजेंट होती है, इधर क्या प्रेजेंट है, ये यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट है जो कि 2 सेल्स के बीच का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ल्यूमेन से जब आप एब्जॉर्ब करते हो तो ल्यूमेन से 2 चीज़ें साथ में आती है, दैट इज ग्लूकोज एंड सोडियम। ये किसके थ्रू आती है, ये आती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। एक बार जब ग्लूकोज यहाँ पे आ गया तो ग्लूकोज तो आराम से ग्लूट के थ्रू आगे जा सकता है, लेकिन सोडियम को भी आपको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेल में सोडियम का अमाउंट कभी ज़्यादा नहीं रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ा, यहाँ पे सोडियम बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा, सोडियम पोटेशियम पंप से बाहर निकलेगा।
अब आपने क्या किया, आपने सोडियम पोटेशियम पंप को तो ब्लॉक कर दिया है, तो सोडियम का अमाउंट आगे अंदर 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 बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और बाहर सोडियम का अमाउंट कम हो रहा है। अगर बाहर सोडियम का अमाउंट कम हो गया तो वो ग्लूकोज सोडियम ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिर्फ तब होगा जब सोडियम का अमाउंट बाहर से आता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। अगर हम देखें, द इनहिबिटर हैज ब्लॉक द ट्रांसपोर्टर ऑफ सोडियम फ्रॉम इंटेस्टाइनल ल्यूमेन टू एपिथेलियल सेल्स, कि सोडियम का ट्रांसपोर्ट वो रोक देता है इस ल्यूमेन से एपिथेलियल सेल की तरफ। दूसरा है कि ब्लॉक कर देता है सोडियम का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स टू इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, यानी कि यहाँ से यहाँ पे ये ब्लॉक कर देता है। थर्ड इज द इनहिबिटर हैज ब्लॉक्ड सोडियम ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स टू द इंटरस्टिशियल स्पेस, कि उसने क्या किया, उसने एपिथेलियल सेल से इंटरस्टिशियल स्पेस में उसके ट्रांसपोर्ट को रोक दिया। लास्ट इज द इनहिबिटर हैज ब्लॉक्ड सोडियम ट्रांसपोर्ट फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस टू एपिथेलियल सेल्स। तो हम यहाँ पे आराम से देख रहे कि उसने जो ट्रांसपोर्ट है वो कहाँ से रोक दिया, वो एपिथेलियल सेल से इंटरस्टिशियल स्पेस में उसने उसके ट्रांसपोर्ट को होने दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये वाला जो चैनल है ये भी नहीं चल पाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे PYQ क्वेश्चंस रिलेटेड टू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आगे के जो कुछ क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज। बाय बाय।